हेलो बच्चा लोगों, मेरा नाम है सी एस आईपी मिथुन जायसवाल। बेटा, आपकी एग्जाम परसों है, लेकिन मैं आज आपको क्या देने वाला हूं? एमसीक्यू, द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, और वो भी एकदम समराइज मैनर में। मतलब फटाफट आप खाली ईयरबड लगाओ, ईयरबड लगा के उसको सुनो और आपको सारे एमसीक्यू याद हो जाएंगे। मतलब एक लाइन उसका आंसर, एक लाइन उसका आंसर, सारे एमसीक्यू फटाफट मैं आपको आधे घंटे के अंदर मैक्सिमम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवा दूंगा, और मैं आपको गारंटी बोलता हूँ इसमें से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग चलते हैं हमारे वीडियो के ऊपर। तो आ जाइए फटाफट, साथ में आपको भी क्या करना है, साथ में आपको भी जवाब देते जाना है। ओके, हमारा एमसीक्यू का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 पहला एमसीक्यू क्या है? व्हाट इज द मेथड दैट पुट द नॉलेज इजीली इनटू प्रैक्टिस। बेटा, जब नॉलेज को हम प्रैक्टिस में डालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है प्रोफेशन। क्या बोला जाता है? प्रोफेशन। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को चैप्टर वाइज कर दिया, और दूसरा उसको एक लाइन में कर दिया, ताकि बाकी जो अल्टरनेट सॉल्यूशन, जो गलत गलत सॉल्यूशन है, उसको हमने उसको ऊपर फोकस नहीं करना। सही क्वेश्चन क्या है, उसका सही आंसर क्या है, बस। तो इस जो रील है, ये जो वीडियो है, इसको 2 बार सुनो, ऑटोमेटिक आपका एमसीक्यू बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो जब नॉलेज को प्रैक्टिस में रखते हैं उसको क्या बोला जाता है? प्रोफेसर। आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन फ्रॉम अदर, दूसरों से काम करवाना, उसको हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। What type of decision are taken at the top level of management? बेटा, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो क्या बनाता है? वो बनाता है पॉलिसी, उसको इंप्लीमेंट करता है मिडिल लेवल। तो टॉप लेवल क्या करता है? पॉलिसी रिलेटेड डिसीजन लेता है। What are included in the top level management? बेटा, टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन इंक्लूड होता है? वैसे तो बहुत सारी लिस्ट है, लेकिन एमसीक्यू इसके अंदर आएगा, जिसके अंदर कौन आएगा? जनरल मैनेजर। ओके, व्हाट डज मैनेजमेंट एसोसिएशन फ्रेम फॉर इट्स ओन प्रोफेशन? बेटा, जो प्रोफेशंस होते हैं जैसे डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनके होते हैं एथिक्स। वैसा तो बोला, एक प्यारा सेंटेंस भी बोला जाता है कि चोरों के भी एथिक्स होते हैं। मतलब हर एक व्यक्ति के अपने अपने रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स होते हैं। ठीक है, जैसे कभी कोई अगर वॉर होती है, तो वॉर होती है तो बच्चों के ऊपर, बूढ़ों के ऊपर और लेडीज के ऊपर, या तो अनआर्म मतलब जिसके पास हथियार नहीं हो, सिविलियंस हो, उनके ऊपर बंदूकें नहीं चलाई जाती। तो ये क्या हुआ? एक कोड ऑफ कंडक्ट हुआ, एथिक्स जिसको बोलते हैं। तो मैनेजमेंट के अंदर भी क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट होता है। ओके, व्हाट इज द सेंटर ऑफ मैनेजमेंट? बेटा, सेंटर ऑफ मैनेजमेंट में कौन होता है? आदमी, आदमी, आदमी। अरे सर, औरत नहीं होती। अरे मैन मतलब दोनों। ठीक है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ मैनेजमेंट? मैन। ओके, ये हमने हमारा चैप्टर नंबर 1 के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू किए। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हु वाज द प्रमोटर ऑफ न्यू क्लासिकल थॉट? बेटा, न्यू क्लासिकल थॉट मैंने आपको याद करवाया था, अगर आपको याद हो तो। माय न्यू क्लासिकल थियरी, माय मतलब मायो, न्यू क्लासिकल थॉट्स, याद आ गया? ओके, तो माय, जिसने पहली बार देख रहे हो, मैंने इसको कैसे याद आता है? मायो है, उसको आप माय से समझो, माय न्यू क्लासिकल। ओके, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कौन है? वो है पीटर एफ ड्रकर। पीटर एफ ड्रकर। ओके, नेक्स्ट, हु वाज द प्रोमोटर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? बेटा, साइंटिफिक मैनेजमेंट का आएगा तो साइंटिफिक, ये तेरी जो टेलर है बड़ा ही साइंटिफिक तरीके से पैंट सीता है, तो ये टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसे याद रखो। ओके, आप अपने एम्प्लॉय को ध्यान रखो, उनको बचाओ, वो आपको बचाएंगे। सेव योर एम्प्लॉय विल सेव यू योर एवरीथिंग। तो आप अपने एम्प्लॉय को बचाओ, आपके एम्प्लॉय आपका पूरा बिजनेस संभाल लेंगे। मतलब प्रोफेसर वीक, ये मैंने आपको याद करने की ट्रिक क्या बताई थी? यू आर वीक। अरे, यू आर वीक विदाउट योर एम्प्लॉय, बस उर्विक। वैसे याद रख लो। बहुत सारी ट्रिक्स है जो हम अपने बच्चों को बताते हैं हमारे रेगुलर क्लासेस में, ये मैं कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। विच एक्टिविटी इज पॉसिबल बाय इम्प्लीमेंटिंग लेबर डिवीजन? बेटा, जब हम लोगों को बांट देते हैं, भाई तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, तो क्या होता है? उससे स्पेशलाइजेशन आता है। क्या आएगा? स्पेशलाइजेशन। ओके, हु गिव द थियरी ऑफ हाउथ्रोन? हाउथ्रोन की थियरी किसने दी थी? एल्टन मायो ने दी थी। तो हाउथ्रोन क्या आएगा? एल्टन मायो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है, प्लानिंग।
बेटा जी फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग क्या होता है? तो जब हम प्लानिंग करते हैं तो उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है? वो होता है डिफाइन ऑब्जेक्टिव। हम अपने ऑब्जेक्टिव की, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। लास्ट स्टेप कौन सा होता है? वो होता है इवैल्यूएशन ऑफ प्लान, कि जो हमने प्लान बनाया वो प्रॉपर है कि नहीं, उसको चेक किया जाता है, उसको बोलता है इवैल्यूएशन ऑफ प्लान। फर्स्ट स्टेप आए तो ऑब्जेक्टिव, लास्ट स्टेप आए तो इवैल्यूएशन। ओके, प्लानिंग इज रिलेटेड टू, प्लानिंग हमेशा प्रेजेंट पास्ट की नहीं फ्यूचर की जाती। किसकी? फ्यूचर की। किसकी? फ्यूचर की। ओके, विच प्लान इज प्रिपेयर्ड फॉर अचीवमेंट ऑफ स्पेशल ऑब्जेक्टिव। ये आपको मालूम होगा कि स्पेशल ऑब्जेक्टिव के लिए हम कौन सा प्लान बनाते हैं? सिंगल यूज प्लान बनाते हैं। जैसे हमारे आर्किटेक्ट का प्लान बना रहे हो आप, कोई पर्टिकुलर शिप का प्लान बनाए तो वो स्पेशल ऑब्जेक्टिव के लिए होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को एक जैसा घर नहीं चाहिए, हर एक को एक जैसी शिप नहीं चाहिए। तो ये क्या होता है? सिंगल प्लान, सिंगल यूज ऑब्जेक्टिव मतलब सिंगल यूज प्लान मतलब ऐसा प्लान जो सिर्फ एक ही बार यूज होने वाला। तो स्पेशल ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया जाता है सिंगल यूज प्लान। विच प्लान डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बेटा जी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस के लिए कौन सा प्लान बनाएंगे? तो उसके लिए क्या होता है? स्ट्रेटेजिक प्लान। स्ट्रेटेजिक प्लान के अंदर हम अपनी स्ट्रेटेजीज बताते, क्या बताते हैं? स्ट्रेटेजीज बताते हैं। ओके, प्लानिंग फंक्शन मींस, बेटा प्लानिंग फंक्शन मींस फंक्शन ऑफ चॉइस। ये इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है। प्लानिंग फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ चॉइस है। ओके, तो यहाँ पे हमारे तीसरा जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। ओके बेटा, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। क्या आया? चैप्टर नंबर 4 में सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और वो आपको सिर्फ 5 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन, एक चैप्टर खत्म, दूसरे 5 मिनट में एक क्वेश्चन खत्म। 5 मिनट भी नहीं होगी, शायद 2 या 3 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस आपका लेवल बहुत बढ़ेगा। एक बार ये सारे एमसीक्यू करना और फिर उसके बाद देखना आपका कैसा कॉन्फिडेंस आता है एमसीक्यू के अंदर। ऑर्गेनाइजिंग, बेटा जो आर्मी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको कौन से प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं? उसको बोलते हैं लीनियर। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। आर्मी के बारे में आए तो लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। द नेटवर्क फ्रेम नेचुरली बाय ह्यूमन रिलेशन, बेटा हमारे ह्यूमन के रिलेशन से, जैसे कुछ होते हैं ना बच्चे, वो जल्दी घुल मिल जाते हैं, तो उस प्रकार के रिलेशन को क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जो ह्यूमन रिलेशन से जो हमारा नेटवर्क बनता है उसे बोलता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑर्गेनाइजेशन इज अ शैडो ऑफ फॉर्मल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के शैडो क्या होता है? वो होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। याद क्या रखना है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उसका शैडो मतलब इनफॉर्मल। फॉर्मल, इनफॉर्मल, शैडो। ओके, इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज वर्क गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन द डिपार्टमेंट। बेटा ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जहां पे वर्क को बहुत ज्यादा दिया जाता है, सम्मान दिया जाए, आइए पढ़ाइए। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर काम को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है? उस पर बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग इज द ब्रेन। बेटा अगर प्लानिंग ब्रेन है, द ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है हमारी फिजिक्स, हमारी बॉडी। बेटा ये ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ये होता है ढांचा। क्या होता है? ढांचा। कि कौन टॉप लेवल कौन होगा, उसके नीचे कितने लेवल होंगे, और उसके नीचे कौन कौन होगा, उसके नीचे कौन कौन होगा, इसके नीचे कौन कौन होगा। तो इन शॉर्ट ये क्या होगा? हमारा फिजिक्स मतलब बॉडी। ओके, when more than one person is working towards the common goal, अगर एक से ज्यादा पर्सन वर्क कर रहे हैं towards a common goal, the structure is called, उसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन मतलब जब हम एक व्यक्ति, क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन, जब मोर देन 2 व्यक्ति अगर कोई काम करता है तो ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है, और उनके बीच में ऑब्जेक्टिव कैसा होता है? कॉमन गोल को अचीव करने का होता है। तो जब एक से ज्यादा व्यक्ति काम करते हैं कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर पे आता है, चैप्टर नंबर 5 स्टाफिंग। स्टाफिंग का पहला क्वेश्चन, व्हाट शुड बी इंप्लीमेंटेड टू प्रिपेयर द फ्यूचर मैनेजर। बेटा अगर आपको फ्यूचर के मैनेजर्स करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिसेंट्रलाइजेशन। सर समझ में नहीं आया। बेटा सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? आपका जेठालाल की दुकान, सारे डिसीजन कौन लेगा? टप्पू के पापा। कौन लेगा? जेठालाल। तो उसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। लेकिन जब क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है, सपोज के अभी जेठालाल का बड़ी फैक्ट्री हो जाए, तो बड़ी फैक्ट्री हो जाए जहां पे हजारों लोग काम करें, तो वहां पे टप्पू के पापा सारे डिसीजन नहीं लेंगे, वरना वो टप्पू के पापा पागल हो जाएंगे। वो क्या करेंगे? अपने नीचे वाले को बोलेंगे भाई फाइनेंस का डिसीजन तू लेना,
अकाउंट्स का डिसीजन तू लेना, मार्केटिंग का डिसीजन तू लेना, प्रोडक्शन का डिसीजन तू लेना, मेरे को डिस्टर्ब मत करना। मतलब क्या होता है, जब आप फ्यूचर मैनेजर को तैयार करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइजेशन को डिसेंट्रलाइजेशन करते हो। सेंट्रलाइजेशन मतलब एक के पास पावर होता है, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सभी के पास पावर होता है। द प्रोसीजर अप टू ऑब्टेनिंग कैंडिडेट एप्लीकेशन, बेटा लोगों से कैंडिडेट से एप्लीकेशन ले रहे हैं कि आओ हमारे यहाँ पे वैकेंसी है, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हमारी कंपनी को ज्वाइन करो, आप भी करो, हमारी कंपनी को भी ग्रो करो। तो जब तक हम कैंडिडेट की एप्लीकेशन लेते हैं उसको हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट। क्या बोलते हैं? रिक्रूटमेंट। ओके, what is the person who is at the bottom level and receive order data, what is the person who is at the bottom and receive order called, तो उसको क्या बोलते हैं? सबॉर्डिनेट। क्या बोलेंगे? सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट्स होते हैं जो ऊपर से ऑर्डर लेते हैं। ओके, स्टाफिंग होल्ड विच पोजीशन सिमिलर टू दैट ऑफ ह्यूमन बॉडी, बेटा ये जो स्टाफिंग होते हैं, ये जैसे ये हमारा ब्रेन ने बोला कि क्या कर, ये अवार्ड को उठाओ, ब्रेन ने बोला अवार्ड को उठाओ, तो ब्रेन ने तो दिया, लेकिन ब्रेन खुद उठाएगा क्या? नहीं, मेरे हाथ ने उठा के बताया कि ये लो, मैं आपने बोला, मैंने ये करके दिखाया। ओके, तो बेटा कहने का मतलब क्या है, ब्रेन का काम, मतलब ब्रेन हमारा प्लानिंग है, उसका काम सिर्फ बोलना है, लेकिन करेगा कौन? हमारे हाथ। तो हाथ पांव मतलब ये जो ह्यूमंस होते हैं, जो हमारे एम्प्लॉइज होते हैं, वही तो काम करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? लिम्स, मतलब हमारे हाथ पांव। तो ये जो हमारे स्टाफिंग है वो क्या है? हमारे लिम्स है। ओके, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आर, एम्प्लॉय क्या होते हैं? हमारी इनवैल्यूएबल एसेट्स होते हैं। कैसे एसेट्स होते हैं? इनवैल्यूएबल, जिसकी कोई वैल्यू नहीं आकी जाती। क्यों? क्योंकि वही बिजनेस को जीरो पे भी ले जा सकते हैं और वही बिजनेस को आसमान पे ले जाते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉय क्या होता है? हमारे इनवैल्यूएबल एसेट्स। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस? अरे आइए पधारिए हमारी कंपनी में। मतलब जब भी कोई एम्प्लॉय आता है, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय हो सकता है, उसका हम स्वागत करते हैं, उससे हम प्रिलिमिनरी मीटिंग करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। भाई लाइए आपका रिज्यूम। अच्छा, तो आप इंजीनियर हो, हमारे यहाँ पे इंजीनियरिंग की पोस्ट खाली है, ठीक है, आप बैठिए, आपका इंटरव्यू करवाते हैं। मतलब क्या होता है? प्रिलिमिनरी मीटिंग की जाती है, आप क्यों आए हो इंटरव्यू के लिए, कौन सी पोस्ट के लिए, कोई कितना एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और उसको मैच किया जाता है प्रेजेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर प्रेजेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बंदा फिट बैठता है तो आगे की प्रोसेस कंटिन्यू की जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? प्रिलिमिनरी मीटिंग्स। नेक्स्ट, विच टेस्ट डिसाइड द पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, बेटा ऐसा कौन सा टेस्ट होता है जो एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट को चेक किया जाता है? उसे बोलते हैं ट्रेड टेस्ट। कौन सा टेस्ट? ट्रेड टेस्ट, जहां पे हम एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर नॉन मैनेजर स्टाफ इज, बेटा मैनेजर होता है मतलब कि जैसे कि टॉप लेवल मैनेजर का बंदा, जिसके लिए हमको उसके 5-5 6-6 राउंड लिए जाते हैं, उसका माइंडसेट चेक किया जाता है, उसका नॉलेज चेक किया जाता है, हाउ ही थॉट्स, हाउ ही बिहेव, हाउ ही प्रेजेंट हिमसेल्फ। क्यों? क्योंकि वही तो जाके कंपनी को प्रेजेंट करेगा सभी के सामने। लेकिन अगर नॉन मैनेजरल स्टाफ है, नॉन मैनेजरल का मतलब क्या हुआ? बॉटम लेवल मैनेजर, बॉटम लेवल का व्यक्ति, जो कोई पर्टिकुलर व्यक्ति को जो क्या करेगा, मंडे टू सैटरडे पर्टिकुलर एक काम ही करेगा, जो कंपनी बोलेगी वो काम करेगा, वो कंपनी के अंदर करेगा, उसका काम का जो लेवल है बहुत छोटा सा है। ठीक है, जैसे हमारा फैक्ट्री का स्टाफ मतलब सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, तो उसका काम क्या होगा? छोटा सा हो गया। कोई फॉरमैन हो गया। तो वो नॉन मैनेजरल स्टाफ की जो प्रोसेस होती है वो बहुत छोटी सी होती है, बहुत सिंपल सी होती है। अगर सिंपल टर्म में बोलूं तो जैसे डी मार्ट के अंदर अगर वो जो लोग हैं, जो वस्तुएं क्या है समेटते रहते हैं, ठीक है, बिलिंग काउंटर पे होता है, तो उनकी प्रोसेस क्या बहुत बड़ी होगी? नहीं, बाहर लिखा होता है 10 पास मानस જોઈએ છે, 12 पास मानस જોઈએ છે, मतलब बेसिक एजुकेशन होगा, आपको जॉब मिल जाएगी। मतलब नॉन मैनेजरल स्टाफ क्या होता है? शॉर्ट एंड सिंपल होता है उसका प्रोसीजर, अपॉइंटमेंट। ओके, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, डायरेक्टिंग। बेटा इन विच एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन आर सुपरविजन, रूल्स, एनालिसिस इंक्लूडेड, ऐसा कौन सा डायरेक्शन में होता है जिसमें सुपरविजन भी होता है, रूल्स भी होता है, एनालिसिस भी होता है? उसे बोलते हैं सुपरविजन। क्या बोलते हैं? सुपरविजन। सुपरविजन की डेफिनेशन देखोगे, ये सारे वर्ड्स इसमें आ जाएंगे। ओके, विच आर नीडेड फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लीडरशिप। बेटा अब आप बोलोगे कि मैं हूं लीडर, अरे आपके लीडर बोलने से आप लीडर नहीं हो जाते, आपको
कितने लोग फॉलो करते हैं। सर स्टाफ में मेरे को 20 लोग फॉलो करते हैं तो मैं लीडर कहलाऊंगा? एक तमाचा मारूंगा अभी, लीडर स्टाफ पे फॉलो करता है। बेटा लीडर क्या होता है? लीडर जैसे कि हमारे जो लीडर है, अभी जैसे कि ले लो हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उनको हमारी कंट्री नहीं बाकी बहुत सारी कंट्रीज है जो उनको बहुत ज्यादा सम्मान करती है, उनको रिस्पेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये हुआ हम उनको क्या कर रहे हैं, उनको उनके बहुत ज्यादा करोड़ों फॉलोअर्स हैं, तो जो लोग फॉलो करते हैं तो उसी व्यक्ति को बोला जाता है लीडर। तो अगर आपको लीडर बनना है तो आपको फॉलोअर्स क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी एबिलिटी क्रिएट करो कि लोग आपको फॉलो करें। ओके, तो लीडरशिप के लिए क्या जरूरी है? आपके सबऑर्डिनेट का होना, फॉलोअर्स का होना। ओके, नेक्स्ट, हु वॉज अब्राहम मास्लो? बेटा ये तो अब्राहम मास्लो सबको मालूम है, साइकोलॉजिस्ट था जिसने 5 वो स्टेप्स दिए थे ना, याद आया कि नहीं? अब्राहम मास्लो, इसने कौन सी थियरी दी थी? मास्लो हायरार्की नीड्स। ठीक है, मास्लो हायरार्की नीड्स दी थी। तो मास्लो कौन था? ये एक साइकोलॉजिस्ट था और उसने ये थियरी कब दी थी? 1943। कौन सा? 1943। The process of giving encouragement of getting objective is, तू कर सकता है और तू करेगा जब हम किसी को क्या करते हैं? एनकरेज करते हैं ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो, उसे बोलते हैं मोटिवेशन। क्या बोलते हैं? मोटिवेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक लीडर बीइंग, वो उसको गाइड भी करता है, साथ में उसको मोटिवेट भी करता है ताकि क्या हो? ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अच्छी हो, तो उसको क्या कर रहा है? स्टाफ को मोटिवेट कर रहा है। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन एज अ रिपोर्ट फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू द बॉटम लेवल। जब एक टॉप लेवल, एक बॉटम लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल को बताता है कि देख आज इतना काम हुआ है, देख आज वेस्टेज इतना कम हुआ है, देख इतनी डिलीवरी हुई है, मतलब जब बॉटम लेवल टॉप लेवल को कुछ बता रहा है तो उसको किस फॉर्म में बताएगा? रिपोर्टिंग फॉर्म में। ठीक है, सिंपल। ओके, कम्युनिकेशन ऑफ ऑन ह्यूमन रिलेशन एंड फ्रेंडशिप मीन्स, अरे ये तो हमको मालूम है सर जी, ह्यूमन रिलेशन किसके बेस पे है? ये है हमारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बेस पे होता है। ठीक है, ओके बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोलिंग। ओके, कंट्रोलिंग, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन रिसोर्स एंड ऑब्जेक्टिव? बेटा जब रिसोर्स एंड ऑब्जेक्टिव है तो उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे कंट्रोलिंग। क्या बोलोगे? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग टेक प्लेस एट विच लेवल? अरे कंट्रोलिंग है तो कहां पे चाहिए? ये होता है हमको एवरी लेवल के ऊपर। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग टॉप लेवल पे भी चाहिए, बॉटम पे भी चाहिए और मिडल में भी चाहिए। तो कहां पे? अगर लेवल पूछेगा हर एक लेवल पे। ऐसा क्यों कि बॉटम लेवल में ही चाहिए? सभी लेवल पे कंट्रोलिंग चाहिए होता है। What should be done when the result are better than the set standard? जब क्या हो? जब हमारे रिजल्ट होते हैं बेटा सेट स्टैंडर्ड जो हमने किए हैं उससे भी अच्छे आ रहे हैं, बेटर देन द सेट स्टैंडर्ड, तो हम क्या करो? अपना स्टैंडर्ड को इंप्रूव करो। ओके, इंप्रूव एंड सेटिंग द हायर स्टैंडर्ड। Which function of management sees that work is performed according to plan? ऐसा कौन सा मैनेजमेंट है जो हमेशा देखता है कि प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा है? उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कंट्रोलिंग। क्या बोलेंगे? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज नॉट डैश प्रोसेस। बेटा कंट्रोलिंग एक रिजिड प्रोसेस नहीं होती। सर रिजिड का मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे ही किया जाएगा। कंट्रोलिंग अकॉर्डिंग टू टाइम के हिसाब से चेंज किया जाता है। प्लानिंग में चेंज होगा, कंट्रोलिंग में भी चेंज होगा। तो कंट्रोलिंग एक रिजिड प्रोसेस नहीं है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8। ठीक है, आ जाओ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑन विच कंसेप्ट ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज बेस्ड ऑन? बेटा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन किसके ऊपर बेस्ड है? ये है हमारे एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या होता है? हमारा जितना भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, या तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, अगर ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है तो उसके अंदर क्या होता है? एनपीवी प्रोजेक्ट, एनपीवी पॉजिटिव है, हाँ जी, तो उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करो। एनपीवी नेगेटिव, उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट मत करो। मतलब कि बेटा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के पॉइंट से देखोगे तो हम कौन सा कंसेप्ट को हमेशा ध्यान रखते हैं? नेट प्रेजेंट वैल्यू। कौन सा? नेट प्रेजेंट वैल्यू। इससे पहले मैं आगे बढ़ा हूं,
मेरे को आपको एक इम्पोर्टेंट सूचना देनी है। कौन सी सर इम्पोर्टेंट सूचना देनी है? मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि मैंने ओसीएम के गाला के सॉल्यूशन भी आपको दिए हुए हैं, उसको बहुत अच्छे से डिटेल डिस्क्राइब भी किया है, उसका पीडीएफ भी दिया हुआ है। तो अगर आपको नहीं ध्यान है तो आप उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और दूसरी चीज, मस्त तरीके से लिखा हुआ है, एकदम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। बहुत सारे बच्चों ने हमको बोला कि सर आपकी नोट्स बहुत अच्छी है। दूसरी चीज क्या, दूसरा मैंने अपने हर एक चैप्टर के वन शॉट, कान खोल के सुनो, हर एक चैप्टर के वन शॉट डिटेल्ड लेकिन स्पीड में, ताकि आपका कहीं टाइम वेस्ट ना हो और आपका क्विक मैनर के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। मैंने क्या किया, आपको हर एक चैप्टर उसी में हर एक चैप्टर का वन शॉट डिटेल मैनर में और एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे, वो वीडियो देखो। और मैं तो आपको ये बोलूंगा कि सेल्फ प्रिपरेशन करो, उससे फटाफट क्या करो, 20-25 मिनट के अंदर पूरा का जो लगता है कि ये तो इसी उस पॉइंट को स्किप करो, जो लगता है नहीं ये समझना उसको आप व्यू करो, थोड़ा सा स्पीड में देखो और पूरा का पूरा वन शॉट फटाफट देखो। सुनो, याद करो, सुनो, याद करो। इससे क्या होगा, सुनोगे तो याद करोगे, तब आपको बोरियत फील नहीं होगा, स्पीड आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी और आपको कंसेप्ट जल्दी से याद भी हो जाएंगे और आपको मजा भी आएगा पढ़ने में। तो ठीक है, तो मैं आपको वो आपको भूलना नहीं है। हमारे ओसीएम के वन शॉट बहुत मजा आएगा और आप मेरे को खुद बोलोगे ये सब आपके कारण हमारा ओसीएम बहुत अच्छा हुआ। डिसीजन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट मीन। बेटा इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, इन्वेस्टमेंट, उसके अंदर हम कौन सा डिसीजन लेते हैं? उसमें हम डिसीजन लेते हैं कैपिटल बजटिंग। क्या? कैपिटल बजटिंग का, कि हम यहाँ पे कैपिटल बजट में हम ये देखते हैं कि भाई चीज खरीदनी है नहीं खरीदनी, मतलब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे डिसीजन कहाँ लिए जाते हैं? कैपिटल बजट में। विथ व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेट? बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट किससे रिलेट करता है? अरे सर जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंस से रिलेट करेगा और किससे? मार्केटिंग से थोड़ी रिलेट करेगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंस से रिलेट करेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम डिसाइड करते हैं कि कितना ओन कैपिटल, कितना डेब्ट। ओन कैपिटल कम रखना है, डेब्ट ज्यादा रखना है, ओन कैपिटल और डेब्ट इक्वल रखना है, या तो ओन कैपिटल कम और डेब्ट ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड डेब्ट का देखते हैं, उसी को बोला जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर द करंट लायबिलिटी। बेटा में अपना करंट एसेट जब ज्यादा होता है इन कंपेयर टू करंट लायबिलिटी, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। क्या होता है? पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। और सर अगर उल्टा हो तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। ओके, और सिर्फ अगर करंट एसेट लिखा होता है कि टोटल ऑफ द करंट एसेट को क्या बोलते हैं? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ओके, वेरी गुड माय बच्चा लोग। ओके, और सर अगर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे उसको नेट वर्किंग कैपिटल। तो मैंने आपको बहुत सारी चीज समझे, फटाफट सुनना। सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट का टोटल हो तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, अगर करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करो तो नेट वर्किंग कैपिटल, अगर माइनस करने पे मतलब करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करने पे अगर पॉजिटिव आता हो तो पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल, अगर नेगेटिव फिगर आती है तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। ओके, व्हाट इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्किंग कैपिटल? बेटा जी वर्किंग कैपिटल क्या होता है? अरे ये मोस्ट लिक्विड फॉर्म में होता है, क्योंकि क्या होता है आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारा फिक्स कैपिटल होता है, फिक्स कैपिटल मतलब कौन से? हमारे प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, वो उसको हम बार बार सेल आउट नहीं करते, तो वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे लिक्विड फॉर्म में नहीं होते। उसको एक बार इन्वेस्टमेंट किया मतलब फिर आपका वो सालों साल चलता रहेगा, आप कभी भी फिक्स एसेट बार बार खरीदते बेचते नहीं हो। लेकिन वर्किंग कैपिटल होता है तो वो कैसा होता है? मोस्ट लिक्विड फॉर्म में होता है। ओके जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 9। हु रेगुलेट द ऑर्गेनाइज मनी मार्केट? बेटा मनी मार्केट की बात आएगी तो आरबीआई, मनी मार्केट की बात करेगी तो आरबीआई, लेकिन यहीं पे कैपिटल मार्केट होता तो सेबी। ओके, मार्केट फॉर सेल ऑफ न्यू शेयर, न्यू इश्यू ऑफ सिक्योरिटी। अगर बेटा न्यू इश्यू ऑफ सिक्योरिटी है तो कौन सा? प्राइमरी मार्केट। अगर एक बार इश्यू ऑफ सिक्योरिटी हो गया उसके बाद उसका ट्रेडिंग होता है तो सेकेंडरी मार्केट। पहले में क्या आएगा? प्राइमरी, मतलब न्यू अगर होगा तो प्राइमरी, और अगर एक से ज्यादा बार, अगर पहली बार अगर शेयर इश्यू हो चुका है और उसका क्या होता है? परचेस सेल होता है मार्केट पर, उसको अंदर आता है सेकेंडरी मार्केट।
विथ whom द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन गॉट रजिस्टर। अरे फॉरेन इन्वेस्टर को जाना है तो किसके पास जाना पड़ेगा? सेबी के पास। सेबी कब आया था बेटा? सेबी आया था 1992 के अंदर, 30 जनवरी 1992। हाँ, ओके। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो उसकी मिनिमम वैल्यू होती है 1 लाख। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, उसकी मिनिमम वैल्यू होती है 1 लाख। सिक्योरिटी मार्केट हैविंग अ मैच्योरिटी ऑफ 1 ईयर और लेस। अगर सिक्योरिटी मार्केट है और उसको 1 ईयर लेस है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मनी मार्केट। ये तो मनी मार्केट की डेफिनेशन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें लिखा था कि अगर आपकी जो मनी मार्केट के अगर इंस्ट्रूमेंट्स देखोगे सारे के सारे तो सब लेस देन 1 ईयर है। तो जो भी सिक्योरिटीज होते हैं जिसकी वैल्यू लेस देन 1 ईयर है उसको हम क्या बोलते हैं? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ओके, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10। व्हाट इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रांडिंग? बेटा ब्रांडिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ब्रांडिंग, हमारे प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अलग दिखाना। अगर कोई हमारे पास जूता है, उस जूता पे इस तरह का निशान आ गया तो हम बोलेंगे ये जूता तो नाइक का जूता है। मतलब क्या हुआ? खाली ये जो प्रोडक्ट का ब्रांड ये सिर्फ टिक है, तो उस ब्रांड से क्या हो जाता है? उस ब्रांड से वो प्रोडक्ट दूसरे कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट हो जाता है। व्हाट कैन बी कॉल्ड एज गारमेंट? बेटा आपने देखा होगा दिवाली पे हम बहुत सारी चीजों को सजाते हैं, मतलब एक नॉर्मल जैसे ड्राई फ्रूट को देना, लेकिन नो कट वो टोकरे में सजा के देते हैं, गारमेंट का, उसी को क्या बोला जाता है? पैकेजिंग। ओके। इन मार्केटिंग मैनेजमेंट हु इज एट द सेंटर? बेटा मार्केटिंग किसके लिए की जाती है? टू अट्रैक्ट द कस्टमर, तो सेंटर में कौन होगा? कस्टमर। व्हेन द मैन्युफैक्चरर सेल डायरेक्टली, एक मैन्युफैक्चरर बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं है, डायरेक्टली कस्टमर को सेल करें तो यहाँ पे कौन सा लेवल आएगा? यहाँ पे आएगा 0 लेवल आएगा। ओके सर। विच मार्केटिंग कंसेप्ट इग्नोर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन? ऐसा कौन सा मार्केटिंग मैनेजमेंट है जो कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को बिल्कुल ध्यान में नहीं लेता? अरे उसे बोलते हैं सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट के अंदर क्या होता है भाई? तने शू पसंद चाहिए, शू पसंद नहीं एनाથી मारे कोई लागे वળગે नहीं। मारे तो सपोज आप पेन तारे बेचवानी चाहिए, तारे परचेस करवानो तो ठीक, वरना तारो भाई बीजो, ठीक है। तो वहां पे हम कस्टमर का सेटिस्फैक्शन नहीं देखते। कौन से कंसेप्ट के अंदर? सेलिंग कंसेप्ट के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टशिप का कंसेप्ट किसने दिया था? ये दिया था हमारे प्यारे गांधी जी ने। ओके, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टशिप गांधी जी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का पास हुआ था 1986। बेटा याद रख लेने का, 1986। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 मार्च। कंज्यूमर का राइट है ये, कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 मार्च को। कंप्लेन अप टू 20 लाख आर हैंडल बाय। बेटा जी अगर सिर्फ और सिर्फ 20 लाख की कंप्लेन है तो उसको कौन हैंडल करेगा? अरे उसको हैंडल करेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉरम। कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉरम। मतलब याद रखना 3 फॉरम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल होती है, उसके ऊपर नेशनल लेवल एंड हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सा आता है? ओनली अप टू 20 लाख आता है। ओके। विच मार्क इज प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट टू स्टॉप एनवायरमेंट पॉल्यूशन? बेटा जी अगर आप एनवायरमेंट को पॉल्यूशन नहीं करें तो आपको एक स्पेशल क्या दिया जाता है? आपको मार्क दिया जाता है। इसी को बोला जाता है इको मार्क। क्या बोला जाता है? इको मार्क। चलो आ जाते हैं हमारे चैप्टर नंबर 12 के ऊपर। आ गए हैं हम लास्ट चैप्टर। इन विच ईयर डिड द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस? बेटा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट कब आया था? वो आया था 1955 के अंदर। ये जितने भी ईयर्स है ना उसकी एक लिस्ट बना लो, 10-12 लाइन होगी, ज्यादा नहीं होगी, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ मस्त आपका आंसर हो जाएगा। एलपीजी, ये तो बच्चा बच्चा को मालूम है। क्या एलपीजी कब आया था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, 1991। What is formed at the international level for World Trade Development? बेटा जी वर्ल्ड ट्रेड डेवलपमेंट के लिए क्या फॉर्म हुआ था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड के डेवलपमेंट के लिए, वर्ल्ड ट्रेड के डेवलपमेंट के लिए क्या आया था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? WTO। What is the current equivalent? Sorry, what is the current equivalent for the foreign exchange? बेटा फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी कुछ है कि हम एक्सचेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कितना एक्सचेंज कर सकते हैं, उसके लिए कौन सा एक्ट देखते हैं? उसके लिए हम देखते हैं फेमा। फेमा देखते हैं। फेमा का मतलब क्या होता है? फेमा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। कौन सा? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। बेटा यहाँ पे मैंने आपको सभी
आपको क्या किया हुआ, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे एमसीक्यू वाले, आप अब ये जो वीडियो है आई होप आपको मजा आया होगा, आई होप आपको ये थोड़ा सा सुकून भी मिला होगा कि हाँ सर अब ये फटाफट क्या करना है। मेरा ये जो वीडियो है हार्डली 30 मिनट है और 30 मिनट के अंदर हमने करीबन 100 के आजू बाजू एमसीक्यू देख लिए, 100 के आजू बाजू। अब बोलो, अब 100 के आजू बाजू एमसीक्यू खुद करने बैठते तो पता नहीं कब होते। और अगर आपने इसको है ना 1 से 2 बार जरूर से सुना, और जब दूसरी बार सुनो, क्योंकि मैंने पहली बार एकदम स्लो चला, लेकिन आपको क्या करना है दूसरी बार क्या करना, स्पीड में कर देना 1.5 1.75, तो 15 मिनट के अंदर आपके 100 के 100 एमसीक्यू खत्म। कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा और एक मजा आनंद आएगा आपको कि वाओ चलो एमसीक्यू मार्क्स मेरे पक्के हो गए। तो बेटा और आपको कोई हेल्प चाहिए तो मेरे को बताओ क्या चाहिए, मैं आपको वो सारी हेल्प करके दूंगा। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है। इंडिया की मैच चल रही है सर, थोड़ी देर देख लूं क्या, अरे बेटा एग्जाम खत्म हो जाने दे, उसके बाद इंडिया की मैच आईपीएल जो देखना है देख लेना, लेकिन अभी पूरा फोकस अपने पढ़ाई पर। ठीक है, चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।